तो भाई आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस के बारे में। हम खाना खा लो। नहीं बेटा, मैं अपने बूढ़ों को भी खाना खिलाता हूँ, तुम्हें भी खिलाऊंगा। पर दादी हूँ मैं तेरी, पर दादी अम्मा घर से बाहर जाओ ना, कुछ और करो। तेरे भरोसे नहीं आई हूँ बिग बॉस। जैसा कि आप सबको पता है कि खुद हमारे पॉडकास्ट पे बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जो बिग बॉस का एक पार्ट रहे हैं, बिग बॉस के कंटेस्टेंट रहे हैं। लेकिन बिग बॉस ऐसा शो है जिसको देखने के बाद हर एक इंसान ये सोचता है कि मैंने ये शो देखा ही क्यों। आखिर 1 घंटा 1.5 घंटा ये शो देखने के बाद मुझे मिला क्या देखने को, मुझे सीखने को क्या मिला? मैंने देखा तो वही लड़ाई झगड़ा। तो भाई मैं तो सोचने पे मजबूर हो गया कि आखिर इस शो में ऐसा क्या है कि सब लोग इसको गाली भी देते हैं पर इसको देखे बिना रह भी नहीं पाते। ऐसा क्या हो जाता है कि जब भी इसका कोई सीजन आता है, इंस्टाग्राम रील्स पे इसकी वीडियोस ट्रेंड हो रही होती हैं, एक्स पे कंटेस्टेंट के फैन पेजेस आपस में लड़ रहे होते हैं, फेसबुक पे इनकी छोटी छोटी वीडियोस इतनी वायरल हो रही होती है लड़ाइयों की। इनफैक्ट करंट सीजन की नहीं, पिछले सारे सीजन्स की वीडियो आपको आपकी फीड पे देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल इंटरनेट पे ऐसा माहौल बन जाता है कि इंसान को लगता है यार अगर मैं बिग बॉस नहीं देख रहा तो कहीं मैं ही तो गलती नहीं कर रहा। तो भाई हमने ये सोचा कि भाई थोड़ी रिसर्च करें, थोड़ा देखें कि ये ऐसी क्या स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं, ऐसा क्या लोगों के दिमाग के साथ ये खेल रहे हैं कि लोग इसको देखना भी नहीं चाहते और देखे बिना रह भी नहीं पाते। और भाई ये बिग बॉस वाले इतना भी कितना पैसा कमा रहे हैं कि जहां कुछ शोज के मैक्सिमम 2 से 4 सीजन आ पाते हैं, ये बिग बॉस वाले अपने 19वें सीजन पे चल रहे हैं। और पहले तो ये सिर्फ हिंदी में आता था, लेकिन अब इंडिया की कई रीजनल लैंग्वेजेस में अपने अपने शो बनने लगे हैं बिग बॉस के। तो चलो भाई हम बताते हैं तुम्हें बिग बॉस के कुछ अनसुने राज। तो भाई सबसे पहले तो ये जानते हैं कि बिग बॉस का वायरस आया कहाँ से। भाई ये शो अडेप्ट किया गया नीदरलैंड के शो बिग ब्रदर से, जो कि रिलीज हुआ था 1999 में, और इस शो को बनाया था एंडेमोर शाइन ग्रुप ने। भाई नीदरलैंड से ये वायरस इतनी तेजी से फैला है कि भाई ये 63 देशों तक पहुंच चुका है और आज तक 500 से ज्यादा इसके सीजन बन चुके हैं। इंडिया में ये पहुंचा था 2006 में, जिसका पहला सीजन होस्ट किया था अरशद वारसी जी ने। और मैं बता दूं भाई इंडिया में भी इस शो को एंडेमोर शाइन ग्रुप ही रन कर रहा है, जिसने इंडिया में अलग अलग ब्रॉडकास्टर्स को अपना लाइसेंस दिया। तो चलो अब जानते हैं कि इस बिग बॉस शो में जो कंटेस्टेंट आते हैं उनको कितना पैसा मिलता है कि भाई पूरे देश के सामने ये अपनी इज्जत का फालूदा बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और हमारे सलमान भाई को कितना पैसा मिलता है कि वो हर सीजन आए जा रहे हैं। भाई हर एक कंटेस्टेंट की फीस अलग अलग होती है, फीस में बहुत ज्यादा अंतर होता है। 19वें सीजन यानी करंट सीजन की अगर मैं बात करूं तो आप सभी ने गौरव खन्ना को देखा ही होगा। गौरव खन्ना को मिल रहे हैं सबसे ज्यादा पैसे, 17.5 लाख एक हफ्ते का, ऐसा बताया जा रहा है, जो कि बनता है लगभग 2.5 लाख रुपए एक एपिसोड का। और ये भी बताया जा रहा है कि इनको स्टार या कलर्स पे एक नया शो भी मिलेगा जिसमें ये एज ए लीड एक्टर प्ले करने वाले हैं। और भाई अगर मैं बात करूं अमाल की, तो अमाल को तो आप सभी ने सुना ही होगा। भाई ये बिग बॉस में कोने में बैठ के या तो गाना गाते हैं या फिर सोते हैं। इनको मिल रहे हैं 1.25 लाख रुपए एक एपिसोड। और भाई अगर मैं बात करूं तानिया मित्तल जी की, जिनको ओलंपिक से डायरेक्ट इन्वाइट आ चुका है, तो प्लीज आ जाइए हमारे यहाँ से जेवलिन थ्रो कीजिए, क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची फेंक रही है। इन्होंने नीरज चोपड़ा जी को फेल कर दिया है। ग्वालियर से जाऊंगी आगरा, आगरा से कॉफी खरीद के, कॉफी पीऊंगी नहीं, तो कॉफी एकदम ठंडी होनी चाहिए, एक आइस बॉक्स साथ में चलेगा, कॉफी उसमें रखी जाएगी। फिर पीछे गार्डन है, वहां जाके पिएंगे, सिर्फ तभी पीती हूँ। तो अगर मुझे महीने में 3 कोल्ड कॉफी पीनी है तो ये पूरा ठटराक चाहिए मुझे। ओवर है ना, ये ओवर नहीं है, ये तो बेसिक है मेरा। ओवर तो तूने सुने नहीं है, मत बोल। ये कमा रही है लगभग 3 से 6 लाख रुपए पर वीक। भाई देखो ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, रिपोर्ट्स कह रही है, इंटरनेट पे जितने भी आर्टिकल्स पढ़े हैं वो ये सब मेंशन करते हैं कि भाई इतनी फीस इन कंटेस्टेंट को मिल रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि सबसे कम फीस जिसको मिल रही है वो है भाई प्रणीत मोरे। और इसके अलावा शो को जीतने वाले को मिलेगा 50 लाख रुपए। और बिग बॉस की हिस्ट्री में अगर मैं हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट की बात करूं तो वो आती हैं हमारी हॉलीवुड की एक्ट्रेस पेमिला एंडरसन जी, जो कि मात्र 3 दिन के ले गई थी 2.5 करोड़ रुपए। मतलब ये मानो 3 दिन के अंदर वो नोएडा में 300 गज का प्लॉट अपने नाम कर गई। और अगर किसी इंडियन की बात करें तो सिर्फ शो को साइन करने के लिए एक इंडियन बॉलीवुड एक्टर रिमी सेन को मिले थे 2 करोड़ रुपए। श्री संत और द ग्रेट खली को मिले थे हर हफ्ते के 50 लाख रुपए। और बिग बॉस के अब तक के सबसे ज्यादा पॉपुलर कंटेस्टेंट की लिस्ट में शामिल सिद्धार्थ शुक्ला, जब सीजन 13 में आए थे, वो सीजन 13 जीत गए थे, उनको हर हफ्ते मिलते थे 9 लाख रुपए। लेकिन जब वो सीजन 14 में फिर से बुलाए गए थे तब उनको दिए गए थे डबल से भी ज्यादा 20 लाख रुपए हर हफ्ते। तो भाई अब मैं बात करूँ सलमान खान की। सलमान भाई कितना पैसा कमाते हैं। सलमान खान हर सीजन के एंड में ये बोलते हैं अब मैं इस शो को होस्ट नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी उनको ऐसा कितना पैसा मिल जाता है कि वो हर बार नए सीजन में होस्ट करने आ ही जाते हैं।
भाई इंटरनेट में मेंशन आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि सलमान भाई को 18वें सीजन पे मिले थे 250 करोड़ रुपए। इसमें उनकी हर एपिसोड की फीस और कॉन्ट्रैक्ट फीस भी शामिल थी 250 करोड़ में। शाहरुख खान और प्रभास जैसे सुपरस्टार्स जितना अमाउंट एक मूवी के लिए लेते हैं, ये अमाउंट उससे भी ज्यादा है। भाई इतने में तो पूरा बिग बॉस का मकान ही खरीदा जा सकता है, पूरी पार्किंग स्पेस के साथ। अब सवाल आता है कि इतने करोड़ों खर्च करने के बाद बिग बॉस के मेकर्स कैसे पैसे कमाते हैं। जो ऑफिशियल नंबर्स है उनका खुलासा कभी नहीं करा जाता, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से बिग बॉस सैकड़ों करोड़ों रुपए कमाता है। 2024 में सिर्फ स्पॉन्सरशिप से बिग बॉस ने 145 करोड़ के आसपास रुपए कमाए। मेन स्पॉन्सर ने इसके लिए 40 करोड़ रुपए दिए थे, वहीं पावर्ड बाय स्पॉन्सर ने 20 से 25 करोड़ के आसपास दिए। और इस साल के जो मेन स्पॉन्सर है वो है वैसलीन और एप्पी फिज, और वहीं पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स हैं डैन्यूब प्रॉपर्टीज और फ्लिपकार्ट। इन दोनों के अलावा एसोसिएट स्पॉन्सर्स भी होते हैं जो तीसरे नंबर पे आते हैं और ये सबसे कम पैसे देते हैं। इसी तरह ब्रांड टाई-अप्स, बिग बॉस के घर के अंदर प्रोडक्ट प्लेसमेंट और इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग राइट से भी करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। ब्रांड टाई-अप्स और प्रोडक्ट प्लेसमेंट में शो के बीच में ब्रांड का प्रमोशन करा जाता है। उसके अराउंड या तो कोई टास्क रख दिया जाता है या फिर वो प्रोडक्ट कंटेस्टेंट को यूज करने के लिए दे दिया जाता है, और उसके अलावा ऑनलाइन वोटिंग से भी थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है। लेकिन बिग बॉस सबसे ज्यादा कमाता है एड से। करोड़ों लोग बिग बॉस देखते हैं, इसीलिए एड्स के रेट सबसे ज्यादा हाई होते हैं। बिग बॉस 19 में एक 10 सेकंड के एड का जो रेट था वो था 3.5 लाख से लेके 4.5 लाख, जो कि आईपीएल के रेट से भी ज्यादा रेट है। आईपीएल का जो रेट है मोबाइल के लिए वो है 250 रुपीज और टीवी के लिए है 480 रुपीज। और यहाँ बात इंप्रेशंस की हो रही है, व्यूज की नहीं। जितनी बार भी एड यूजर की स्क्रीन पे आएगा उसको इंप्रेशन कहा जाता है, भले ही वो व्यूअर एड देखे या ना दे। तो भाई अंदाजा लगा लो कितने ज्यादा कमाते होंगे। इन सारे एड्स को मिलाकर ये नहीं बताया जाता कि कितनी कमाई हुई है, लेकिन बिग बॉस 17 में 350 करोड़ का एड रेवेन्यू टारगेट रखा गया था, तो कमाई इसके आसपास ही मानी जाती है। तुम्हें पता है बिग बॉस की अगर सारी भाषाओं को मिला दिया जाए तो 40 करोड़ लोग इस शो को देखते हैं, जो कि इंडिया की टीवी ऑडियंस का 45% है। और अकेले बिग बॉस हिंदी के सीजन 18 को 20.5 करोड़ लोगों ने 112 अरब मिनट देखा था। और इस साल सीजन 19 को जियो हॉटस्टार पर सबसे बड़ी ओपनिंग मिली, और जिसकी रीच पिछले सीजन से 3 गुना ज्यादा है। भाई सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि आखिर क्यों इतने सारे लोग बिग बॉस देखते हैं, क्यों बिग बॉस की हुई हर एक छोटी चीज नेशनल न्यूज बन जाती है, क्यों इतने सारे लोग हर साल नए सीजन का इंतजार करते हैं। ऐसा क्या दिखाया जा रहा है इस शो में कि लोग इसके लिए इतने पागल है। कोई ज्ञान की बात तो दिखाई नहीं जा रही, दिखाया वही जा रहा है जो हमारे आसपास होता है। तो फिर भी इस शो का इतना क्रेज क्यों है? इसका एक ही कारण है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी देखने पे हमारे दिमाग में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है डोपामीन, और वो हमें एक अच्छी फीलिंग देता है। उसके अलावा 2 और कारण है, एवरीडे सैडिज्म और वॉयरिज्म। सैडिज्म का मतलब है दूसरों को दुख दर्द देकर उसमें प्लेजर लेना, और एवरीडे वॉयरिज्म सैडिज्म का भी एक खतरनाक वर्जन है जिसमें दूसरों का अपमान, लड़ाई झगड़ा देखकर लोग मजे लेते हैं। किसी को बुली करना या अपने पड़ोसियों को लड़ते देख मजे लेना एवरीडे सैडिज्म का एक बेस्ट एग्जांपल है। इसके लिए ह्यूमिलिटेनमेंट एक बढ़िया शब्द है जो कि ह्यूमिलिएशन और एंटरटेनमेंट का एक कॉम्बिनेशन होता है। बिग बॉस के मेकर्स लोगों के अंदर मौजूद एवरीडे सैडिज्म का इसी तरीके से फायदा उठाते हैं। जब बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, फेमस लोग आपस में लड़ते हैं तो लोग उन्हें लड़ता देख, रोता देख प्लेजर लेने लगते हैं, उन्हें मजा आने लगता है। जितनी ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है उतना ज्यादा लोगों को प्लेजर मिलता है। और ये आज से नहीं हो रहा, रोमन एम्पायर के टाइम से ग्लैडिएटर्स को लड़वाया जाता था हजारों लोगों के सामने ताकि लोग उन्हें लड़ता देख मजा ले पाए। बिग बॉस के पॉपुलर होने का एक और रीजन है वॉयरिज्म, यानी दूसरों की पर्सनल लाइफ में झांक कर उसमें प्लेजर लेना। ये तो हर इंसान के अंदर एक ट्रेट है कि वो दूसरे की पर्सनल लाइफ में झांक कर उसकी लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम्स में मजे लेता है। कंटेस्टेंट को 24 घंटे मॉनिटर किया जाता है, उनकी पर्सनल बातों को लीक किया जाता है, जिसको देखकर ऑडियंस को बहुत मजा आता है। तो दोस्तों बिग बॉस इसलिए इतना ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि बिग बॉस के मेकर्स बहुत ही स्मार्ट हैं। उन्होंने हर इंसान के अंदर मौजूद कॉमन ट्रेट्स को ट्रिगर करना सीख लिया है। जैसे आपने वीडियोस देखी होंगी कि अगर सड़क पे 2 लोग लड़ने लग जाएं तो लोग उन्हें छुड़ाने की बजाय उसमें मजा लेते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं और अपने अपने पर्सनल पर्पस के लिए उन वीडियोस को वायरल करते हैं। सिमिलरली बिग बॉस के साथ भी यही है।
लोगों को लड़वाया जाता है, उन्हें ऐसी सिचुएशंस में डाला जाता है जिससे हमारे अंदर के इमोशंस ट्रिगर हो, हमें मजा आए, हमें प्लेजर मिले और हम वो शो बार बार देखें। भाई अब मैं थोड़ी सी बात करने वाला हूँ कि शो को टीआरपी कैसे मिलती है। भाई बिग बॉस के मेकर्स को मानना पड़ेगा, जानबूझकर ऐसे ऐसे टास्क रखते हैं ताकि कंटेस्टेंट के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए, आपस में घूसम घुस्सी हो जाए। और भाई सभी ने देखा है कि हर साल शो में ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अलग अलग लाइफस्टाइल उनकी रहती है, ताकि ये सभी लोगों को एक सिचुएशन में डाला जाए तो ये कैसे कैसे रिएक्ट करेंगे। और भाई सभी ने देखा है कि कुछ कुछ टास्क तो ऐसे भी रखे जाते हैं कि एक कंटेस्टेंट को दूसरे कंटेस्टेंट के मुंह पे पानी फेंक के मारना। तो ऑब्वियस सी बात है यार, बंदा तो गर्म होगा, लड़ाई तो होगी, विच मीन्स टीआरपी तो बढ़ेगी। इनफैक्ट एक सीजन में तो ये टास्क भी देखा गया था कि जहाँ पर एक कंटेस्टेंट ने दूसरे कंटेस्टेंट के मुंह पर मिर्ची डाली थी। कोई किसी को बॉडी शेम करता है, कोई किसी की चुगलियां करता है, औरतों का अपमान किया जाता है और फिर इस सबको ग्लोरीफाई किया जाता है। भाई कई बार तो ये आरोप भी बिग बॉस पे लगाए गए हैं कि ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड होता है, ये नाम का रियलिटी शो बन चुका है। और ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि शो में घुसने से पहले ये तय हो जाता है कि कौन सा कंटेस्टेंट कितने महीने टिकेगा, कौन जीतेगा, कौन से हफ्ते में बाहर हो जाएगा। और तो और भाई ये भी आरोप लगने लगे थे बिग बॉस पे कि ये भी डिसाइडेड है कि इस सीज़न कौन जीतने वाला है। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिग बॉस 7 के दौरान जब गौहर खान फिनाले में थी तो 2 दिन पहले ही लोग गौहर खान को कंग्रेचुलेट करने लगे थे और बाद में गौहर खान शो जीत गई हैं। तो भाई ऐसी तमाम बातें इंटरनेट पे होने लगी थी। और भाई टीआरपी के लिए शो को बहुत ज़्यादा एडिट भी किया जाता है। 24 घंटे के फुटेज को 1 घंटे में दिखाना है तो मतलब भाई एडिट तो किया जाएगा। और वो वाले पार्ट ज़्यादा दिखाए जाते हैं जहाँ पर कंटेस्टेंट अपने वन ऑफ द वर्स्ट मूड्स में रहें, जहाँ पे उनका व्यवहार सबसे गंदा होता है और जहाँ पे वो लड़ाई झगड़े के मूड में होते हैं। अगर शो प्लेन नॉर्मली चलता रहा तो भाई कौन ही बैठ के देखने वाला है। जब सामने वाला लड़ेगा, तू मैं करेगा, गाली गलौज करेगा तो भाई व्यूअर्स की एक्साइटमेंट बढ़ती है। इसी तरह से शो की टीआरपी बढ़ जाए। और बिग बॉस के मेकर्स भी ऐसे लोगों को कास्ट करते हैं जो बहुत ज़्यादा विवादों में रहे हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज में रहे हैं, और ऐसे लोगों को शो में लेकर आते हैं जो घर में घुसने के बाद लड़ाई झगड़ा दबा के कर सकते हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।